करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की चूत। ये क्या होता है भाई? उस दिन भाई से बात हुई थी, सेम चीज बोला उन्होंने। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जो भारत के सबसे बड़े अपराधी के रूप में जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे दाऊद की कहानी। एक छोटा सा लड़का कैसे बन गया अंडरवर्ल्ड का बादशाह, कैसे उसने मुंबई से लेकर दुबई तक अपने अपराध का साम्राज्य खड़ा किया। दाऊद इब्राहिम कासकर, इसका जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। इसका पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कासकर है। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जबकि उसकी मां अमीना बाई एक घरेलू महिला थी। दाऊद के बचपन के दिन मुंबई के डोंगरी इलाके में बीते, जो अपराध और गरीबी का बड़ा अड्डा था। दाऊद का बचपन गरीबी और तंगी में बीता। पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और धीरे धीरे उनका झुकाव अपराध की ओर बढ़ता चला गया। युवा दाऊद ने अपना पहला कदम अपराध की दुनिया में रखा, छोटी मोटी चोरी और झगड़ों से। 1970 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार का राज था। दाऊद ने इस दुनिया में कदम रखने के लिए सबसे पहले करीम लाला के साथ जुड़ गए और यहीं से शुरू हुई उसकी असली कहानी। दाऊद इब्राहिम के जीवन में एक बहुत ही बेहद चर्चित और महत्वपूर्ण कहानी है उनके भाई शब्बीर की हत्या और उसके बाद मुंबई के पठान गैंग के साथ हुई दुश्मनी, जिसने दाऊद को अंडरवर्ल्ड का बादशाह बना दिया। ये कहानी ना सिर्फ दाऊद के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी, बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड के पावर बैलेंस को भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 1980 के दशक की शुरुआत में मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान, वरदराज मुदलियार और पठान गैंग का राज था, जिसका नेतृत्व करीम लाला कर रहे थे। दाऊद इब्राहिम तो उस समय तक छोटा मोटा स्मगलिंग और एक्सटॉर्शंस के धंधे करता था, धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था, लेकिन उस समय तक पठान गैंग का खौफ सबसे ज़्यादा था। दाऊद और उसके भाई शब्बीर कासकर का पठान गैंग के साथ टकराव लगातार बढ़ रहा था। दाऊद और उसके भाई शब्बीर के धंधे बढ़ रहे थे और पठान गैंग की नज़र उन पर थी। पठान गैंग का दबदबा इतना था कि वो किसी को भी धमकाकर वसूली कर लेते थे। इसी काम में पठान गैंग का एक अहम सदस्य समद खान ने दाऊद और शब्बीर को निशाना बनाया और उनके धंधे से ज़बरदस्ती पैसा मांगने लगा। ये दाऊद के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से ही बहुत अपमानजनक था। इस टकराव का चरम तब आया जब 1981 में पठान गैंग ने शब्बीर की हत्या कर दी। इस घटना ने दाऊद को हिला कर रख दिया। ये केवल उसके परिवार पर हमला नहीं था, बल्कि उसके बढ़ते साम्राज्य पर भी था। शब्बीर की हत्या ने दाऊद के अंदर बदले की आग जला दी। शब्बीर की मौत के बाद दाऊद ने पठान गैंग को मारने का और ख़त्म करने का ठान लिया, लेकिन दाऊद का तरीका बाकी गैंगस्टर्स से अलग था। जहां पठान गैंग खुली गुंडागर्दी में विश्वास रखती थी, वहीं दाऊद ने चालाकी से राजनीतिक और राजनेताओं के कनेक्शंस का सहारा लिया। उसने पठान गैंग के अंदर अपने लोग बिठाए और उनकी हरकतें पर नज़र रखता रहा। दाऊद सीधे हमले करने की बजाय धीरे धीरे पठान गैंग के सदस्यों को चुन चुन कर ख़त्म करने लगा। उसने मुंबई पुलिस और कुछ राजनेताओं के जरिए उससे संपर्क साधा, जिन्होंने उसे मदद की। दाऊद के पास पैसा और लोगों की ताकत थी, जो उसने सही समय पर इस्तेमाल की। फिर एक दिन दाऊद ने पठान गैंग के सबसे ताकतवर सदस्य आलमजेब की हत्या कर दी। इस घटना ने न सिर्फ पठान गैंग का हौसला तोड़ दिया, बल्कि अंडरवर्ल्ड में भी एक संदेश भेज दिया कि अब मुंबई का नया किंग आ गया है, मुंबई का नया बादशाह आ चुका है। धीरे धीरे पठान गैंग खत्म होती गई। कुछ सदस्य मारे गए, कुछ भाग गए और कुछ दाऊद के साथ ही उसका साथ देना शुरू हो गए। दाऊद ने न सिर्फ अपने भाई की मौत का बदला लिया, बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दिशा को भी बदल कर रख दिया। अब मुंबई पर दाऊद का राज था और इस घटना के बाद दाऊद इब्राहिम का नाम अंडरवर्ल्ड के बादशाह में आ गया था।
उसने ड्रग्स, हवाला, एक्सटॉर्शन और रियल एस्टेट जैसे कई गैरकानूनी धंधों में अपना साम्राज्य खड़ा किया। पठान गैंग का अंत और शब्बीर की मौत का बदला दाऊद ने लेने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत विजय थी, बल्कि ये साबित कर दिया कि दिमाग और राजनीति से बड़े बड़े दुश्मन को भी मात दी जा सकती है। दाऊद की चालाकी और उसके तेज दिमाग ने उन्हें जल्द ही अंडरवर्ल्ड में एक नई पहचान दिला दी। 1980 के दशक में दाऊद ने अपना खुद का गैंग बनाया जो डी कंपनी के नाम से जाना गया। इसके बाद दाऊद ने हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े गैंगस्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। 1980 और 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। दाऊद का दबदबा पूरे मुंबई पर था। दाऊद का गैंग ड्रग तस्करी, हवाला, पैसा वसूली और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे गैरकानूनी धंधे में लिपटा हुआ था। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उसने दुबई, पाकिस्तान और कई अन्य देशों में भी अपने पैर पसार लिए थे। दुबई तो जैसे दाऊद का दूसरा घर बन गया था। यहीं से उसने अपने अपराध के साम्राज्य को कंट्रोल किया। 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा हाथ था। 12 मार्च 1993 को बम्बई में एक के बाद एक 13 बड़े धमाके हुए, जिसमें से 260 लोग की जान गई और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस हमले के पीछे दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन का नाम सामने आया। इस धमाकों ने मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1993 के धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने भारत छोड़ दिया और दुबई फिर पाकिस्तान में रहने लगे। भारत सरकार और इंटरपोल ने दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। दाऊद इब्राहिम का नाम 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल डॉन यानी कि गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अमेरिका और भारत जैसे देश उसकी तलाश में लगे रहे, लेकिन दाऊद अभी भी फरार है। पाकिस्तान हमेशा उसके वहाँ होने से इनकार करता है, लेकिन उसकी मौजूदगी के सबूत आज भी वहाँ से लगातार मिलते रहते हैं। दाऊद इब्राहिम आज भी एक रहस्यमय शख्सियत है। इज़ द मैन, द मिथ, दाऊद इब्राहिम। वो अब भी दुनिया के सबसे वंचित अपराधियों में से एक है। उसकी कहानी ने कई फिल्में, वेब सीरीज और किताबों को जन्म दिया, लेकिन उसकी असली कहानी अब भी अधूरी है। दाऊद के अपराध के जाल आज भी फैले हुए हैं। उसके नाम पर आज भी भारत में कई गैरकानूनी धंधे चलते हैं। वो अब भी अंडरवर्ल्ड का किंग माना जाता है। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या दाऊद को कभी पकड़ा जा सकेगा? तो दोस्तों, दाऊद का किस्सा अभी भी बाकी है। वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आपको क्या लगता है कि दाऊद पकड़ा जा सकेगा या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही गैंगस्टर्स और इंटरनेशनल गैंगस्टर्स और ऐसे बहुत सारे अपराधियों के बायोग्राफी और उनके लाइफ की स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में लगा हुआ बेल आइकन है आप उसे दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। सर दाऊद इब्राहिम सर, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे लोग ब्लास्ट में खींच रहे। धन्यवाद।